हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन की बातें करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़े हुए क्वेश्चंस की जो आपके सेशन में बहुत ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। नेट और गेट और जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन की आज हम बातें करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कनेक्ट हो जाइए भाई एक बार सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाइए भाई। जल्दी से सभी बच्चे अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, फिर हम अपने सेशन को यहां पर स्टार्ट करते। देखिए, आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में हर बार 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 पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन की आज हम बातें करने वाले हैं, और आप जब सेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये सब क्वेश्चन आपके नेट और गेट के एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो ये कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन को अपने जितने भी कॉलेज फ्रेंड है, फ्रेंड सर्किल है, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह एक बार शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। फिर हम अपने सेशन को यहां पर स्टार्ट करते हैं भाई, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए, हम अपने सेशन को यहां पर कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन यहां पर आपके पास यहाँ यूट्यूब चैनल पे होंगे, और बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पे होंगे भाई, ये आपको पता है, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल साइट के ऊपर होंगे, ठीक है। ऑफिशियल जो ऐप है उसके ऊपर होंगे, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। अपने सेशन को यहां पर कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए सभी बच्चे एक बार सॉल्व कर दीजिए यहां से, फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व करिए भाई। बताइए क्या आंसर रहेगा यहां पे, मुझे बता दीजिए। सभी बच्चे आंसर को बता दीजिए भाई।
बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे भाई, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए भाई सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा आईआर क्या क्या कवर होगा आज के सेशन में भाई, आपका एनएमआर कवर होगा, एनएमआर के अंदर 1H एनएमआर हो गया, ठीक है, 1H एनएमआर कवर होगा, 13C एनएमआर कवर होगा, ठीक है, आपका हेट्रो एनएमआर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे, हेट्रो एनएमआर से रिलेटेड, ठीक है, ये तो एनएमआर की होगी, ठीक है। उसके बाद आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर और यूवी, ये सभी के सभी आपका पूरा का पूरा जो रहेगा ये कवर होगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट, ठीक है। ये सभी टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे आपको, और इस तरह के क्वेश्चन अरेंज करके लेके आया हूं भाई मैं कि आपके यहाँ पूरे के पूरे सारे टॉपिक कवर हों, सारे टॉपिक कवर हों, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और अगर आपने ये 50 क्वेश्चन लगा लिए तो भाई आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, गारंटी है भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे क्या कहा है, 400 मेगाहर्ट्ज का कोई स्पेक्ट्रोमीटर में यूज किया गया है, 1H एनएमआर है, और यहां पे आपके पास एक कंपाउंड है डबलेट, यहां पे बता रहा है एग्जिबिट करता है डबलेट, 2 लाइंस है, एक डबलेट मिलती है, क्या मिलती है आपके पास 2.35 मिलती है और 2.38, एक डबलेट है आपके पास, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे आपका 2 लाइन मिलती है, यहाँ पे एक क्या मिल रही है, यहाँ पे 2.38 पे मिल रही है, और एक डबलेट की क्या है 2.35 के ऊपर है। तो आपसे कहा है जे वैल्यू, जे वैल्यू क्या होती है भाई, यहां से जे वैल्यू आपके पास क्या होती है, केमिकल शिफ्ट ऑफ 1 माइनस में केमिकल ऑफ शिफ्ट 2, ये होता है। ये किस में आएगा भाई, यहां से हर्ट्ज में, आपके पास ये किस में आएगा, हर्ट्ज, यहाँ पे जिसमें दे रखा है उसमें आएगा, क्या किस में दे रखा है, पीपीएम में दे रखा है, तो ये पीपीएम में आ जाएगा, ठीक है। और पीपीएम से अगर मुझे हर्ट्ज में यहां पूछा गया है तो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे मेगा हर्ट्ज वाली वैल्यू जो भी आपका स्पेक्ट्रोमेट्री में दे रखा है कितने का, यहां मेगा हर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2. जे वैल्यू निकालते तो कैसे निकालते हैं, 2.38 माइनस में 2.35, ठीक है, इनटू में यहां पे कितने मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज वाला कितना है 400 भाई, 400, तो ये कितना आ गया यहां से 0.03 इनटू में 400, तो यहां 4 × 12 और यहां पे क्या आ गया 12 हर्ट्ज आ गया भाई। अगर पीपीएम में पूछता तो हम कह देते 0.03, अगर पीपीएम में पूछता तो कह देते 0.03, तो यहां से आपका 12 हर्ट्ज वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, 12 हर्ट्ज जो होगा ये आपके लिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर करते हैं, शुरुआत हमने कर दी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे 20 क्वेश्चन आपके इस ऐप यहां पे यूट्यूब के ऊपर डिस्कस होंगे, बचे हुए 30 क्वेश्चन कहां पे डिस्कस होंगे भाई, यहां पे आपका क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का आ गया भाई, ठीक है, यहां कोई पॉजिटिव नहीं है। चलिए सबसे पहले यहां इस क्वेश्चन को सब बता दीजिए भाई, सभी बच्चे इस क्वेश्चन के लिए सोल्व कर दीजिए। यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ये आप मुझे बता दीजिए भाई। चलिए सभी बच्चे बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे यही क्वेश्चन एज इट इज गेट में पूछा गया था भाई, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, ठीक है। सभी बच्चे बता दीजिए यहां से क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। यहां से देखिए क्या होगा, मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, यहां पे पूछा गया बेस आयन पीक। बेस आयन पीक किसको कहते हैं, बेस आयन पीक बोला जाता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो, जिस पीक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो उसे कहते हैं भाई बेस आयन पीक। यहां पे एक बेस आयन पीक वर्ड नाम सुना होगा आपने, मास स्पेक्ट्रोमेट्री अगर पढ़ा है तो उसमें एक बेस आयन पीक क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो उसे हम कहते हैं बेस आयन पीक। यहां पे मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट करवा रखा है। मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट कैसे करवाते हैं भाई, मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट कैसे करवाते हैं, गामा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल करके ना। देखिए सबसे पहले क्या करवाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट की जाती है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होगी तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, यहां पे ये मेरे पास साइनाइड है, तो यहां पे आपका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वहां पे क्या बन जाता है, रेडिकल केटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पे क्या बनेगा, रेडिकल और यहां पे केटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो यहां पे रेडिकल केटायन बनता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते थे। अब क्या बोला गया यहां से, मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट जब भी कहीं पर होता है तो ध्यान रखना भाई गामा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, गामा पोजीशन से हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हो गया, ये मेरे पास बीटा हो गया और ये मेरे पास गामा, तो यहां इस गामा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। होमोलाइटिकली यहां पे बॉन्ड अगर क्लीव होगा तो यहां बन क्या जाएगा भाई, यहां से आपका ये तो मेरे पास क्या बन गया, रेडिकल, यहां पे मेरे पास रेडिकल और एनायन है ना, यहां पे आपका रेडिकल बन गया और ये एच रेडिकल यहां से बाहर हो गया।
अब देखिए ये H रेडिकल यहां से बाहर होगा तो नाइट्रोजन पे भी रेडिकल है, तो नाइट्रोजन का रेडिकल और यहां हाइड्रोजन का रेडिकल आपके पास क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएंगे, और यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां पे आपका बन जाएगा, यहां से आपका NH बन जाएगा, राइट, यहां से NH जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, जैसे यहां से मैंने कहा गामा पोजीशन से मैक्लोफर्टी में गामा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, गामा पोजीशन से हाइड्रोजन हमने निकाला। अब यहां से देखिए ये मेरे पास यहां से क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज होगा तो यहां रेडिकल और यहां रेडिकल, तो ये दोनों कंबाइंड होकर के एल्की निकल जाएगा, यहां से एल्की निकल गया, बोलिए यहां पे क्या बच गया, ये कार्बन पे रेडिकल बच गया, यहां CH2 था, और यहां पे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड NH और पॉजिटिव, यही बन गया। अब यहां से देखिए होमोलाइटिकली अगर यहां से बॉन्ड क्लीव होगा तो यहां पे मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, यहां पे ये तो CH2 बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, रेडिकल और रेडिकल मिलकर के यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये C डबल बॉन्ड NH और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। और इसका अगर मैं M/Z कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, इसका अगर मैं M/Z कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इसका M/Z कितना हो जाएगा, यहां पे M/Z इक्वल्स टू में 14, तो ये हो गया कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन 14, इधर कार्बन का कितना होगा 12, नाइट्रोजन कितना हो गया 14 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना आ गया भाई यहां से 41। ध्यान रखना साइनाइड में नाइट्राइल जब होता है तो उसका मैक्लोफर्टी से ही बेस आयन पीक बनती है, तो यहां से अल्फा से बीटा से नहीं आता भाई, यहां से बेस आयन पीक कहां से बनती है, मैक्लोफर्टी से, तो यहां से 41 इसका M/Z आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही सेम एज इट इज क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, यही सेम एज इट इज क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। आप कहोगे सर नेट और गेट में कैसे डिफरेंस किया, भाई स्ट्रक्चर आपको पास सेम दे दी, सिर्फ यहां पे चेंज क्या किया, वहां पे नेट में तो ये ऑप्शन बना के दे दिए, और गेट में क्या किया, यहां पे गेट के अंदर यहां NET में पूछ लिया, मैंने कहा सेम एज इट इज आपका गेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहां नेट में ऑप्शन बना के दे दिया था यही क्वेश्चन का, और गेट में विदाउट ऑप्शन दे दिया, मतलब NET फॉर में पूछ लिया। तो इस चीज को ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर कह देता है नाइट्राइल के लिए, ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं पर भी अगर ये बात बोलता है नाइट्राइल के लिए बेस आयन पीक क्या होगी, आंख मूंद करके बेसिक वहां क्या कर दोगे 41 पे क्लिक करके आ जाना, आंख बंद करके 41 पे क्लिक करके आ जाना, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14 exhibited 2 singlet in the 1H NMR spectrum and 3 signal in the 13C NMR। यहां पे कह रहा है 13C NMR के लिए 3 सिग्नल आते हैं भाई, और यहां 1H NMR के लिए 2 सिग्नल आते हैं, तो यहां पे कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट होगी ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। कविता नहीं हुई है तो अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे कविता, अगर नहीं हुए तो एक बार चेक जरूर कर लेना, अगर नहीं हुए तो शायद अपलोड मेरे हिसाब से हो रखे हैं, ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो मैं अपलोड करवा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करिए भाई, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहां पे कौन सा करेक्ट आपके पास मॉलिक्यूल होगा। यहां पे कह रहा है 2 सिंगलेट इन दी 1H NMR स्पेक्ट्रम, 2 सिंगलेट आते हैं 1H NMR में, और 3 सिंगलेट आते हैं यहां पे किसके 13C NMR में। 13C की बात करें तो यहां पे देखिए सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्नल कैलकुलेट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोन देख करके या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेक करके ना, या हम ये कहें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन या नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम चेक करके हम क्या करते हैं, यहां से आपका ये सिग्नल चेक करते हैं, ठीक है। ओके कविता, तो यहां पे आपके पास क्या होगा, देखिए यहां से मैंने कहा 3 तो आपके पास 2 तो क्या आते हैं 1H NMR सिग्नल, 2 1H NMR, तो देखिए एक सिग्नल तो ये हो गया भाई, एक सिग्नल यहां से ये आ जाएगा, एक सिग्नल यहां से ये आ गया, और एक सिग्नल यहां से ये आ गया, तो यहां तो 4 बन गए। अगर 4 1H NMR के बन गए तो ये तो गलत है, 2 ही बोल रहा है। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा भाई, पीएस तो आपके पास ये आ गई, तो यहां से पीएस होगा तो एक तो ये हाइड्रोजन हो गया, वही सेम दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा, यहां पे ये और ये स्ट्रक्चर तो लगभग सेम ही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ना। यहां पे अगर बात करता हूं तो यहां पे एक तो मेरे पास ये हाइड्रोजन, दूसरा ये रहा, क्योंकि यहां से यहां चलेगा तो यहां पे तीसरा आपके पास ये हो जाएगा, तो 3 आपके पास यहां पे क्या आ गए सिग्नल आ गए। अब 3 सिग्नल आ गए 1H NMR के, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। यहां पे मैं बात करूंगा तो यहां से देखिए पीयूएस ये रही, ये क्या है पीयूएस प्रेजेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, पीयूएस है, तो पीयूएस है, एक मेरे पास पीयूएस ये रही, एक मेरे पास पीएस ये रही। देखिए जितनी भी पीएस आप यहां पे आएंगी उसमें से एक पार्ट को रख लीजिए, बचे हुए पार्ट क्या होते हैं रिपीटेड पार्ट होते हैं, बचे हुए क्या होगा रिपीटेड होगा। तो यहां पे मैंने कहा 2 पीएस है, 2 पीएस है तो एक पार्ट को रख लीजिए, बचे हुए को एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, ये रख लिया हमने, ठीक है, कोई भी चारों में से कोई भी एक रख लीजिए, कोई भी एक रख लीजिए। तो यहां पे देखिए एक तो मेरे पास ये रहा भाई, यहां पे हाइड्रोजन,
और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो 2 सिग्नल आ गए। अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो यहां पे एक 13 CNMR ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, 3 है यहाँ, और बच्चे हुए क्या है, रिपीटेड है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहां से डी आपका आंसर आ जाएगा। डी आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आज आपके सामने रिवाइज हो जाएगी आपके सामने 50 क्वेश्चन के अंदर, जिसमें एनएमआर होगा, 1H NMR, 13 CNMR, हेट्रो NMR, ठीक है। आपका और कौन सा हो जाएगा, IR हो जाएगा, यूवी हो जाएगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपके कवर होगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन के अंदर। एक भी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यूट्यूब के ऊपर डिस्कस होंगे, और बचे हुए 30 क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे ऑफिशियली जो क्वांटा केमिस्ट्री का ऐप है उसके ऊपर डिस्कस होंगे, ठीक है। किसी ने भी अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो 99 का कोर्स है, आप ले सकते हो भाई, ठीक है। 99 रुपए का कोर्स आप यहां पे परचेज करके जुड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, क्विक आंसर करिए भाई, यहां पे क्विक आंसर आना चाहिए। देखिए सभी बच्चे रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, आंसर बताइए यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू एग्जिबिटेड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा ऑब्टेन बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आईआर मैंने आपको बताया था, जब भी आप यहां पे आईआर का दे दे, एनएमआर का दे दे, मास का दे दे, तो यहां पे अगर आपको आईआर आता है तो आईआर यूज करिए। सबसे पहले आपको आईआर, फिर दूसरा आप 1H NMR की तरफ जाइए। 1H NMR में क्या बताया था, अगर बेंजीन दे रखा है तो बेंजीन के यहां एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकली जो दे रखे हैं वो चेक करोगे। बेंजीन के प्रोटॉन, बेंजीन के सिग्नल आप चेक करोगे, ठीक है। और तीसरा आपके पास यहां पे केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो आपका इथाइल कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, इथाइल कॉन्सेप्ट। फोर्थ आपके पास यहां पे जे कपलिंग की बात आ जाएगी, ठीक है, जे कपलिंग की बात आ जाएगी, या आप यहां से जे कपलिंग की बात आ जाएगी। जे कपलिंग मतलब यहां से सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट करना, सिस और ट्रांस जे से डिफरेंशिएट होते हैं भाई, ठीक है। इससे पहले अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बीच में रख सकते हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से यहां पे ये पता कर सकते हो उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो इससे यहां पे आप निकाल सकते हैं सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले आईआर डाटा यूज करिए, सबसे पहले आप आईआर डाटा, और बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा। सी आंसर बोल रहे हैं भाई। देखिए सबसे पहले आईआर क्या कहता है भाई, यहां से अगर हम बात करेंगे तो आईआर आपका क्या कहेगा, उसको यहां पे देख लेते हैं। आईआर क्या कहता है यहां पे, कितनी कह रहा है, 1760। 1760 किसकी आती है भाई, यहां पे देखिए 3 केसेस मैंने आपको याद हो तो पढ़ाए थे, 3 केसेस आपको याद हो तो बताए थे। मैंने कहा था एक मेरे पास नॉर्मल अगर एस्टर होता है, नॉर्मल अगर एस्टर होता है तो इसकी आती है लगभग अप्रोक्स 1735 पर सेंटीमीटर, ये मैंने बोला था ना, ये मैंने बोला था 1735 के अप्रोक्स आती है, हाँ एस्टर होगा। तो और अगर मेरे पास यहां पे अगर एक यहां स्ट्रक्चर आपको इस तरह की बन के मिल सकती है भाई, यहां पे ये स्ट्रक्चर, और एक यहां पे ये स्ट्रक्चर भी मिल सकती है, यहां पे ये स्ट्रक्चर भी मिल सकती है। तो इनमें से यहां पे कौन कौन सी यहां स्ट्रक्चर होंगी, तो अगर ये स्ट्रक्चर होगी तो देखिए यहां पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है भाई यहां पे कि आपका ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है यहां से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। यहां जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसमें वाइब्रेशन उतने ज्यादा होंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सीओ की उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इधर भी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहां लेस देन 1735 आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा भाई, 1735 से भी कम आ जाएगी भाई, लेस देन 1735। जबकि यहां पे आपका लोन पेयर जो होगा वो अभी तक ये लोन पेयर पूरा का पूरा इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, अब ये इस एल्कीन के साथ भी करेगा और कार्बोनाइल के साथ भी करेगा, दोनों तरफ जाएगा। तो इस कार्बोनाइल की तरफ रेजोनेंस कम हो जाएगा, और रेजोनेंस कम होगा तो यहां ग्रेटर देन 1735 मिलेगी, यहां 1735 से भी ज्यादा मिल जाएगी भाई, यहां 1735 से ज्यादा आपके पास रहेगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां 1735 से ज्यादा रह जाएगी, क्लियर है। यहां 1735 से ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो यहां 1735 से अगर ज्यादा रहती है तो यहां पे क्या कह रहा है, देखिए यहां पे 1760 दे रखी है। 1760 देते ही आपको समझ जाना है भाई यहां पे तो हमें किस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा देखने को, यहां पे आपका इस तरह का कि एस्टर होगा और एस्टर के बगल में कोई ना कोई कॉन्जुगेशन वाला पार्ट होगा, एस्टर होगा और कोई ना कोई कॉन्जुगेशन वाला पार्ट होगा, तो वो मिलेगा। अब यहां से अगर आप देखने लगोगे तो चेक करिए, ये मेरा एस्टर है, इसके बगल में कॉन्जुगेशन वाला पार्ट ये हो सकता है, यहां पे कीटोन ही आ गया, कीटोन तो होगा ही नहीं, एस्टर होगा भाई, क्योंकि कीटोन की तो 1700 ये कॉन्जुगेशन है तो 1690 के अप्रोक्स आ जाता है,
ठीक है, इसकी बात करेंगे, ये भी है, देखो यहां कॉन्जुगेशन वाला इधर भी पार्ट है, इधर भी है, तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो यहां देखिए IR से B और D तो कट गया भाई, B और D तो कट गया। अब या तो आपका A बचा या C बचा। अब देखिए यहां से कोई बेंजीन तो है नहीं, तो यहां से देखिए अब आपके पास ये कैसी है, ट्रांस एल्कीन है, और ये सिस। मैंने कहा सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट कौन करता है, जे कपलिंग। तो जे कपलिंग देख लीजिए, अगर 12 से 16 के बीच में यहां पे कपलिंग कांस्टेंट मिलता है तो समझ जाइए वहां ट्रांस एल्कीन है, और अगर यहां 8 से 12 के बीच में मिलता है तो समझ जाइए वहां पे सिस एल्कीन है। यहां पे कहीं है क्या, देखिए एल्कीन का कितना होता है, एल्कीन की केमिकल शिफ्ट कितनी होती है, 4.5 से 6.5 ppm के करीब होता है, 4.5 से 6.5 ppm के करीब होता है। तो यहां से अगर चेक करने लगोगे तो इसमें आप देखोगे कि यहां से 4.5 से 6.5 ये रहा भाई, यहां 7 पॉइंट यहां आपके पास, तो ये आपका 16 हर्ट्ज है। 16 हर्ट्ज अगर दे दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पे ट्रांस एल्कीन रहा होगा, मतलब सी आपके लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर नहीं होगा। सी आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर एस्टर की पीक कार्बोनिल से हाई क्यों होती है, कार्बोनिल से हाई क्यों होती है वो मैं पढ़ा चुका हूं, उसके लिए आपका वहां पे आपका फील्ड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, सॉरी यहां पे आपका एक तो फील्ड इफेक्ट आ जाता है, प्लस में यहां पे मीजोमेरिक आता है, और यहां पे माइनस आई, तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं भाई, ठीक है हिंसबर्ग, तीनों कॉन्सेप्ट माइनस आई प्लस एम और फील्ड इफेक्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां पे क्या कहा, इन दी ब्रॉडबैंड डीकपल्ड 13 CNMR स्पेक्ट्रम द नंबर ऑफ सिग्नल अपीयरिंग फॉर द टू प्रीपेन डायोल 1 A और B। तो यहां पे आपको बताना है कि यहां पे 13 CNMR में सिग्नल कितने होंगे, यहां पे नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं भाई, कितने सिग्नल होंगे ये आपको बताना है। क्या नहीं पढ़ा डीके पांडे, डीके पांडे क्या नहीं पढ़ा भाई, डीके पांडे क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा है ये तो बताइए। डीके पांडे क्या नहीं पढ़ा है वो तो बताओगे, यहां से बताइए नंबर ऑफ सिग्नल 13 CNMR, 13 CNMR में नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं भाई, 13 CNMR में नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालोगे, सिंपल निकाल दोगे, कैसे निकालोगे भाई, यहां से डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेक कर लोगे। देखिए पीयूएस जितनी भी है पीयूएस निकाल लीजिए, पीयूएस जैसे निकालोगे तो वहां से आप क्या करोगे, पीयूएस अगर निकालनी है तो पीयूएस पहले प्लेन आप सबसे पहले जब भी हम सिग्नल निकालेंगे तो पीयूएस डाल लेंगे, जितनी भी यहाँ पे पार्ट बनेंगे उनमें से एक पार्ट रख लेंगे, बचे हुए पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये मैं पीयूएस डालूंगा, ठीक है कि ये पीयूएस डाल दूंगा, तो यहां से 4 पार्ट बने, 3 पार्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, एक पार्ट को रख लीजिए, क्योंकि बचे हुए पार्ट क्या है, यहां पे रिपीटेड पार्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है क्या भाई, देखिए अब तो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है तो यहां क्या करूं फिर बताइए। आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाते जाऊं वैसे वैसे आप भी ध्यान रख लीजिए, और इसी तरह के मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। डीके पांडे अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है तो देखिए जिस भी टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं उस टाइप के फॉर्मूले से करवा रहा हूं तो फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है उस तरह का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो इससे आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। यहां पे देखिए 3 पार्ट एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक मेरे पास कार्बन ये रहा भाई, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, फोर्थ कार्बन ये रहा यहां से, ठीक है और आपका यहां पे 5th कार्बन ये हो जाएगा, ठीक है ये 5 कार्बन होंगे भाई, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, यहां से 5 कार्बन हो जाएंगे, और तो आपके पास यहां पे बचे हुए पार्ट क्या रिपीटेड, तो इसमें तो कितने सिग्नल आए, 5 सिग्नल आ गए, इसमें कितने सिग्नल आए 5। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दी मैंने, अब इसमें 2 पार्ट बनते हैं और तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से एक पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरे को रख लेंगे, कोई भी एक पार्ट को, तो एक सिग्नल तो ये रहा, एक सिग्नल यहां से ये रहा, एक सिग्नल यहां पे ये रहा, एक सिग्नल ये रहा भाई, एक सिग्नल यहां पे ये रहा, एक सिग्नल यहां पे ये रहा, एक सिग्नल यहां पे ये रहा, एक सिग्नल यहां पे ये रहा भाई, ठीक है एक सिग्नल यहां पे ये रहा और एक सिग्नल ये रहा, ठीक है तो ये टोटल यहां पे आपके पास सिग्नल बन जाएंगे, कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ गए भाई 10, और यहां पे कितने आ गए 5 है, तो आपके पास 5 और 10 आपका आंसर हो जाएगा, सी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बता दीजिए भाई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए, यहां से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन है,
सभी बच्चे आंसर करिए भाई। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं भाई, यहां पे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ी हुई है आपको तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन में लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और दूसरा यहां पर मैं किस तरह के भाई, आपके पास अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ चीजें सुनते रहे। जैसे यहां सिग्नल निकालना आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सिग्नल निकालेगा तो आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन चेक करना है। अगर 1s NMR के लिए पूछे तो 13 CNMR के लिए पूछे तो यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेक करने हैं। तो भाई ये तो हम काम कर सकते हैं ना। जैसे मैंने यहां पे आपको सिखाया कि भाई आपके लिए जे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कहा दो पीक के बीच का डिफरेंस लेते हैं। अगर पीपीएम में पूछा है तो पीपीएम में लिख देंगे, अगर हर्ट्ज में पूछा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे जो भी स्पेक्ट्रोमेट्री यूज कर रहे हैं वो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सिंपल है ना। यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं भाई, नहीं पढ़ी तो देखिए दो ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाने, एक नॉर्मली अल्फा क्लीवेजिंग और एक मैक्लोफर्टी। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। अल्फा क्लीवेजिंग का मतलब क्या हुआ, बगल से कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, मास कैलकुलेट करना होता है बस इसका, ठीक है। दूसरा मैक्लोफर्टी, मैक्लोफर्टी में गामा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, गामा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जाता है। एक वर्ड आएगा बेस आयन पीक, एक वर्ड आएगा बेस आयन पीक। बेस आयन पीक उसकी होती है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और एक वर्ड आता है मोलिकुलर आयन पीक, मोलिकुलर आयन पीक उसका वो होता है जिसका मास सबसे ज्यादा हो, उस पीक को कहते हैं जिसका मास सबसे ज्यादा हो। चलिए यहां पे जैसे ये कहा है कि भाई आपका कन्वर्जन करवाना, ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल देना, इसका कन्वर्जन करवाना, इसका मास दे रखा कितना, ये m/z है, ठीक है। इसका मास दे रखा है 164, इसका मास लिख रखा है 164 और हमें पहुंचाना है 105। ये 164 मास है और 105 पहुंचाना है। तो यहां से आपको बताओ कौन कौन सी स्टेप यहां पे इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी स्टेप यहां पे इन्वॉल्व होंगी। तो देखिए यहां पे जब भी हम बात करते हैं तो यहां पे 105 किसकी होती है भाई, बेंजीन पीएच और पीएच से लगा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड O, इसका मास 105 होता है। आप चेक कर सकते हैं भाई, इसका मास जो होता है 105 होता है। ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखने होंगे कि भाई इसका मास होता है। तो जैसे ही 105 आया तुरंत समझ जाओ भाई ये तो इसकी बात कर रहा है, ये तो इसकी बात कर रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होती है, तो वहां से जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वहां से एक इलेक्ट्रॉन लीव कर जाता है। अब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां होता है भाई, सबसे पहले लोन पेयर, अगर लोन पेयर तो लोन पेयर से निकलेगा। अगर मेरे पास यहां पे क्या होता है पाई बॉन्ड, अगर मान लीजिए लोन पेयर नहीं पाई बॉन्ड से निकलेगा, फिर अगर पाई बॉन्ड भी नहीं है लोन पेयर भी नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड से निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे ये मेरे पास क्या है, पीएच है, यहां पीएच है, पीएच के साथ C डबल बॉन्ड O लगा है, फिर यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे आपका एक ग्रुप। तो यहां पे क्या बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं रेडिकल केटायन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे रेडिकल केटायन, लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहां रेडिकल केटायन बन जाएगा। अब यहां पे क्या करना है भाई, यहां से 164 से 105 लाना, मतलब 59 मास निकालना है। अब 59 मास कैसे निकल सकता है, देखिए यहां पे आपका 59 मास कैसे निकल सकता है। ये मेरे पास अल्फा रहा, ये मेरे पास क्या है अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है और ये मेरे पास क्या है गामा है। तो गामा से अगर मैं हाइड्रोजन लीव करवाऊंगा तो ये क्या होगी, मैक्लोफर्टी। तो यहां से मैं करवा रहा हूं भाई मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट। यहां पे कौन सा हो रहा है, मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लोफर्टी में क्या होता है, गामा से हाइड्रोजन निकालते, दो ही करेंगे, एक अल्फा क्लीवेजिंग होगी, एक यहां पे नॉर्मली मैक्लोफर्टी होगा। ये मोस्ट होते हैं भाई, मोस्टली यही क्लीवेजिंग चलती है इसके अंदर, मास के अंदर, ठीक है। तो पीएच C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां ऑक्सीजन आ गया। तो यहां रेडिकल केटायन को मैं अंदर लिख सकता हूं, यहां पे रेडिकल केटायन था, ठीक है। यहां पे रेडिकल केटायन को मैंने अंदर लिख दिया भाई। अब मैंने यहां पे ये रेडिकल बना दिया। अब वो जो H रेडिकल था, यहां से H रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल मिलकर के क्या कर लेंगे, OH बना लेंगे। तो यहां पे ये बन गया भाई, यहां पे ये बन गया। अब देखिए अब मैंने क्या कहा था, ये मेरे पास गामा था तो यहां से अल्फा बीटा बॉन्ड ये ब्रेक कर देंगे भाई, यहां से होमोलाइटिकली। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां से पीएच C डबल बॉन्ड O H। यहां पे हाइड्रोजन को एलिमिनेट मत कर देना, क्योंकि यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे जुड़ी है, मास से ही। तो यहां पे कुछ भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये ऑक्सीजन पे आ गया, ये क्या बाहर निकल गया यहां से, ये मेरे पास बाहर निकल गया भाई, यहां पे बाहर निकल गया। अब देखिए यहां से ये मेरे पास बन गया है। अब इसको अगर मैं यहां से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं तो यहां होमोलाइटिकली ब्रेक कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये कार्बन पे रेडिकल और ऑक्सीजन पे रेडिकल मिलकर के क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। तो इधर मेरे पास क्या बच गया, ऑक्सीजन पे कार्बन पे यहां C डबल बॉन्ड O हो गया और इधर मेरे पास OH और रेडिकल और केटायन बन गया, यही बन गया बोली।
यही मेरे पास बन गया है। अब देखिए यहां से ये कहलाती मैक्लोफर्टी, इतना ही क्या है मैक्लोफर्टी, आप इसको यहां पे मैक्लोफर्टी बोल दोगे। अब मैक्लोफर्टी यहां पे अगर हो गया है, यहां पे अगर मैक्लोफर्टी मेरे पास बन गया है, अब यहां से मैं क्या करूंगा अल्फा क्लीवेजिंग। अब मैं यहां से, क्योंकि यहां पे देखिए किसका मास बनाना है, ये है मास है, इसका मास m/z कितना है 105 है। हमें यहां पे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई यहां पे किसका मास 105 रहता है, यहां पे किसका मास आपका 105 रहता है। तो ये m/z का मास कितना है, इसका मास कितना है 105 है। अब देखिए यहां से मुझे इसका मास, ये तो एसिड बन गया है, जबकि ये PHCO है, तो PHCO है तो यहां पे मुझे OH को बाहर निकालना पड़ेगा, और OH बाहर कब निकलेगा, जब अल्फा क्लीवेजिंग होगी, जब अल्फा क्लीवेजिंग होगी तब OH बाहर निकलेगा। तो यहां से अगर OH मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O और केटायन, और इधर क्या निकल गया बाहर OH रेडिकल, OH रेडिकल बाहर हो गया। तो यहां से ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा भाई, लोन पेयर अगर डोनेट कर देता है तो यहां क्या बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, और इसी का ही मास क्या है यहां पे 105 पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। कैसे, पीएच का मास कितना होता है 77 भाई, सीओ का मास कितना होता है 28, कितना मास आ रहा है 8 7 15, 7 2 9 10, 105 आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसका मतलब यहां पे पहले कौन हो रही है मैक्लोफर्टी हो रही है, और फिर क्या हो रही है यहां पे अल्फा क्लीवेजिंग मैक्लोफर्टी, यहां पे मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट लिखा है फॉलोड बाय अल्फा क्लीवेजिंग, फॉलोड बाय अल्फा क्लीवेजिंग, यहां मैक्लोफर्टी फॉलोड बाय यहां पे अल्फा क्लीवेजिंग। अगर पॉसिबल में पूछा है तो भाई हम कहेंगे यहां अल्फा भी हो रहा है मैक्लोफर्टी भी हो रहा है, ठीक है, अल्फा भी हो रहा है मैक्लोफर्टी भी हो रहा है। अगर यहां पे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो भाई हम यही लगाएंगे, ठीक है, और पॉसिबल में लिखा है तो पॉसिबल में लिखा है तो हम तीनों टाइप के बनाएंगे भाई ये, ठीक है। अगर यहां एमसीक्यू के अंदर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहां पे ओनली ये लगा देंगे कि भाई यहां ये दोनों हुई है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आगे बढ़ जाऊं मैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व समझ के कर लेते हो तो मैं समझूंगा यहां से आपका 1H NMR क्लियर है भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ करके सोल्व कर लेते हो तो मैं समझ जाऊंगा यहां से आपका NMR जो है वो क्लियर है। यहां पे अगर आपने ये अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा भाई यहां से आपका NMR जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करिए भाई, फटाफट बोलिए। यहां से बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी आंसर बोल रहे हो सभी बच्चे, कुछ बच्चों ने आंसर सी दिया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए तो भाई यहां से हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते, देखिए यहां पे क्या क्या कहा गया है। यहां पे द रिएक्शन ऑफ इफॉक्सी कीटोन विद TSNH प्रोड्यूस करता है X, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ X, इट एग्जिबिट द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा। IR दे रखा है 3290। देखिए IR मैंने कहा जब भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा देता है तो वो सबसे पहले अप्लाई करो, क्योंकि उससे आपको कुछ ऑप्शन जो होंगे वो एलिमिनेट जरूर होंगे, ठीक है वहां पे। तो यहां पे आपका दे रखा 3290 बताइए किसका होता है आपके पास, या तो कोई NH आ जाए, ठीक है, उसका हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड NH हो, या हाइड्रोजन बॉन्डेड OH हो, या फिर आपका एल्काइन में CH जुड़ा हुआ, टर्मिनल एल्काइन वाले कार्बन का CH का, इस CH की ये होता है नॉर्मली इसका। तो यहां पे इसका मतलब कोई ना कोई एल्काइन होगा यहां पे। तो ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, यहां एल्काइन नहीं है तो काट दीजिए। टर्मिनल एल्काइन इन तीनों में, तो ये हो गया, तो एक ऑप्शन तो यहां कट गया। यहां पे और क्या दे रखा है 2115 बताइए किसका होगा भाई। यहां पे 2115 आपका एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C का होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C का होगा। मैंने बताया था यहां 2100 लगभग 2100 से 2250 तक होता है भाई, 2100 से 2250 तक होता है C ट्रिपल बॉन्ड C का, ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो यहां 1710 किसका है कार्बोनिल का, 1710 किसका है कार्बोनिल का। तो कार्बोनिल मतलब कीटोन का होता है, एल्डिहाइड का 1725 के करीब होता है। तो इसका मतलब ये कार्बोनिल भी है तो कीटोन भी। तो तीन ऑप्शन हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहां से आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां से अगर आप चेक करोगे तो यहां पे दिया गया 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट, 6 हाइड्रोजन यहां पर भी है,
यहां पर भी 3 + 3 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, यहां पर भी 3 + 3 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, यहां पर भी 3 + 3 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट। कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें यहां पे एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, यहां से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अब यहां पे क्या दे रखा भाई, यहां पे देखिए, यहां पे और क्या क्या दे रखा है, यहां पे एक तो यहां भी 2 हाइड्रोजन, अगर ये 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये इन दोनों के साथ कपलिंग करेंगे, बोलिए ये इन दोनों के साथ है और ये इन दोनों के साथ, मतलब आपस में कपलिंग करेंगे। सेम कहानी यहां पर भी होगी, ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग करेंगे, तो यहां पे आपका कुछ ना कुछ आएगा यहां पे। तो यहां पे देखिए दो, यहां पे एक हाइड्रोजन का ट्रिपलेट लिखा था, तो यहां 3 हाइड्रोजन है क्या, ये रहा 3 हाइड्रोजन का, ये रहा, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट लिख रखा भाई, 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट लिख रखा है। तो देखिए यहां सिंगलेट आ गया है, जबकि यहां पे जो मेरे पास, ये जो मेरे पास रहेंगे, ये तो क्या है, ट्रिपलेट बनाएंगे भाई। ये दोनों हाइड्रोजन अगर यहां पे कपलिंग करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। सिंगलेट तो रख ही नहीं सकते, सेम दोनों इनमें होगी, सेम कहानी इसमें होगी, बस यही ऐसा केस होगा कि इनके अंदर यहां पे ये आपस में कपलिंग नहीं करेंगे और सिंगलेट रह जाएंगे, 2 प्रोटॉन के, 2 प्रोटॉन के सिंगलेट हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी नहीं होगा, यहां पे ए और बी नहीं होगा, यहां पे ए और बी नहीं होगा, सी आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे आंसर करिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, सभी बच्चे यहां पर आंसर कर देंगे भाई। क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, दी एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड शो द फॉलोइंग पीक्स। यहां पे 1.75 ये डाटा दे रखा है, और यहां पे प्रेडिक्ट करना है द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द गिवन रिएक्शन बिलो मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहां से 203.13 मोलर मास भी दे दिया है। चलिए सभी बच्चे आंसर करें, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए यहां से कौन सी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, यहां पे ये आपको बताना है। हाँ बैकमैन रीअरेंजमेंट है, आगे तो बताइए, यहां पे आंसर करना है, यहां पे रिएक्शन नहीं बतानी है, यहां तो आपको स्पेक्ट्रल डाटा देखना है और इस स्पेक्ट्रल डाटा से आपको आंसर करना है, स्पेक्ट्रल डाटा देखना है और उससे आंसर करना है, ठीक है। 3 प्रोटॉन का डबल, 3 प्रोटॉन का यहां पे कहां है भाई, ये कह रहे हो क्या, यहां पे आपका ये नहीं आएगा, यहां पे 3 प्रोटॉन नहीं होगा, ये आपका सिंगलेट ही आएगा, तो ये 3 प्रोटॉन है, ठीक है, इन 3 प्रोटॉन का आ रहा है तो ये सिंगलेट ही आएगा, ये तो 3 प्रोटॉन का सिंगलेट आएगा, ठीक है, ये तो आपका ये है, ठीक है, वो तो 3 प्रोटॉन का वो है, वो तो कार्बोनिल के बगल वाले हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, यहां पे ये क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या होगा, ध्यान समझिए भाई। देखिए यहां पे क्या लिखा, देखिए 2 प्रोटॉन का, एक तो ध्यान दीजिए, यहां पे 2 प्रोटॉन का ब्रॉड सिग्नल लिख रखा है, एक्सचेंजेबल ऑफ D2O। अगर D2O की हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे यहां पे एसिड की बात कर लेता हूं या एल्कोहल, जो भी कोई भी मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई भी मेरे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है, और उस एसिडिक हाइड्रोजन में अगर मैं D2O डाल देता हूं, अगर मैं क्या कर देता हूं, D2O डाल देता हूं, तो यहां पे क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन जो होगा यहां से एक्सचेंज हो जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड और D आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो यहां पे सबस्ट्रेट के साथ अगर यहां एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी होता है, तो सबस्ट्रेट अगर होता है एसिडिक अगर हाइड्रोजन भाई होगा, तो अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो D2O के साथ एक्सचेंज कर जाएगा और प्रोडक्ट में उसकी पीक नहीं आएगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है तो D2O के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा और प्रोडक्ट में उसकी पीक हमें ऑब्जर्व होगी। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे कहा है 2 हाइड्रोजन का ब्रॉड स्पेक्ट्रा आ रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, जो D2O के साथ एक्सचेंजेबल है। तो यहां कितने हाइड्रोजन है, यहां पे आपका NOH है भाई, एक हाइड्रोजन है, तो ये तो हो नहीं सकता, सॉरी तो सबस्ट्रेट है, यहां पे NH है, एक मेरे पास प्रोटॉन है, ये तो एक्सचेंजेबल है नहीं, ठीक है। यहां पे क्योंकि 2 प्रोटॉन होने चाहिए, यहां पे 2 प्रोटॉन, यहां पे भी एक प्रोटॉन ही रह गया, ये भी एक्सचेंजेबल नहीं है। यहां पे 2 प्रोटॉन है, देखिए ये रहा, यहां पे भी 2 प्रोटॉन है एसिडिक, तो इसका मतलब या तो सी आंसर होगा या फिर डी होगा, या तो सी आंसर होगा भाई, यहां पे क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा है, ये तो मुझे पता चल गया सी और डी में से होने वाला है।
अब यहां से क्या कहा है भाई, देखिए यहां पे बोला क्या गया, यहां पे मुझे पता है बेंजीन से जुड़े हुए प्रोटॉन की पीक कितनी होती है, 6.5 टू 8.5 होती है, इतने पीपीएम होती है, 6.5 से 8.5 पीपीएम के करीब होती है। चेक करिए यहां पे कितने मेरे पास 6.5 से 8.5 के बीच में रहे होंगे, 6.5 से 8.5 के बीच में चेक करिए, यहां पे ये तो मुझे पता है ना एनएच की पीक है, तो यहां पे एक तो ये रहा 7, एक तो ये रहा, एक ये रहा 7.5 ना, एक ये रहा 7.5, यहां पे एक मेरे पास ये रहा 7.5 और एक ये रहा, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएंगे भाई, यहां से अच्छा यहां से 7 से 7.5 में 3 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट दिया है, सॉरी यहां पे तीनों को कंबाइंड लिखा, यहां कहा है 7 से 7.5 में 3 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट दे रखा है, 3 हाइड्रोजन मतलब बेंजीन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है, 3 है। बेंजीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3 मेरे पास है जिनका मल्टीप्लेट है। तो देखिए यहां से बेंजीन कितने हाइड्रोजन है, 1, दूसरा, तीसरा, यहां पे मैं बात करूंगा तो यहां 1 2 3 और 4, तो यहां 4 है, यहां 3 है, 3 हमें हाइड्रोजन खुद लिख रखा है, यहां 3 हाइड्रोजन होने चाहिए जबकि यहां 4 है, इसका मतलब डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। यहां पे डी आंसर होगा, यहां पे ना सी आंसर होगा, डी नहीं होगा, यहां पे डी आंसर होगा, यहां पे सी नहीं होगा ना, सॉरी सी आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे बोलिए, सभी बच्चे बोलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। इसका क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिए भाई, इसको सोल्व करिए। बोले सभी बच्चे बोले भाई, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। चलिए यहां पे आप सभी ने आंसर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड
एट द फिट बेस्ट यहाँ पे फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा, ये डाटा दे रखा है आपके पास। यहाँ पे क्या कहा है भाई, ये आपके पास डाटा गिवन, देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का ब्रोड सिंगलेट दे रखा है, 1 हाइड्रोजन का ब्रोड। जैसे वहां पे जब NH था, नाइट्रोजन था, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन का ब्रोड सिग्नल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मेरे पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा। तो एक तो मेरे पास ये रहा, और एक आपके पास यहां से क्या है, और ये क्या है भाई, गिव सिग्नल देता है D2 एक्सेबल। D2 एक्सेबल का मतलब क्या हो गया कि जरूर कोई ना कोई एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा। दूसरा यहां पे, दूसरा आपके पास यहां कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, चेक करिए यहां पे। तो एक तो ये आपके पास, दूसरा यहां से देखिए एक मेरे पास ये रहा 1 हाइड्रोजन का ब्रोड सिंगलेट, ये भी दे रखा है, ये भी आपके पास। तो इसका मतलब 2 आपके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पे चेक करेंगे तो यहां पर भी 1 और 1 2, तो ये भी 2 है, यहां भी 1 और 1 2, यहां भी 2 है, यहां भी भाई 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 1 और 1 2। तो इसका मतलब 2, तो ये जो 2 मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं तो किसके हैं, OH के, जुड़े हुए प्रोटॉन के हैं। अब इसके बाद यहां पे देखिए ये कैसी एल्किन है, ई एल्किन है। अगर ई एल्किन दे रखे तो मुझे पता है जेड और ई को, जेड और ई, या मैं कहूं सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जे की कपलिंग को यूज करते हैं, जे कपलिंग का सहारा लेते हैं। अगर यहां 12 से 16 अगर कपलिंग कांस्टेंट मिल जाता है, यहां से 12 से 16 अगर कपलिंग कांस्टेंट मिल जाएगा तो समझ लीजिए वहां पे ट्रांस एल्किन है। अगर 12 से 16 कपलिंग कांस्टेंट नहीं मिलता है तो यहां पे ट्रांस एल्किन नहीं है। यहां ये कैसी है, जेमिनल है भाई, जेमिनल में यहां पे आपकी ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट होता नहीं है। तो यहां पे चेक करिए क्या 12 16 है, यहां 1.6 है, यहां कितना है 1.2 से 1.6, यहां भी 1, यहां भी 1 है, यहां मेरे पास कितना है भाई, यहां पे 9 है, यहां पे कितना दे रखा है, यहां पे 0.4 है, यहां भी 0.4 है, यहां और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है, और नहीं सकता, ट्रांस एल्किन तो हो नहीं सकती। अगर ट्रांस एल्किन से जुड़े हुए जो मेरे पास प्रोटॉन है कितने पे आते हैं, 4.5 से 6.5 के बीच में आने चाहिए। तो ये जो उतने भी मेरे पास प्रोटॉन आएंगे तो इनकी क्या होनी चाहिए थी, यहां पे केमिकल जो शिफ्ट थी ना, जे कपलिंग जो होना चाहिए था वो 12 से 16 होना चाहिए, तो ट्रांस एल्किन अगर है तो इसका मतलब ये तो है नहीं। बचे हुए यहां पे 3 आंसर, ठीक है। यहां बेंजीन था भाई, ठीक है, बेंजीन था, ठीक है, यहां पे एक बेंजीन था, कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे बचे हुए 3, अगर इन तीनों की मैं बात करता हूं तो देखिए एक मेरे पास यहां पे CHO दे रखा है, CHO की पीक कौन सी है भाई, यहां पे CHO आपके पास, यहां पे CHO की दे रखी है, ये रहा 1 हाइड्रोजन का, ये रहा भाई CHO, यहां पे 10.31, तो ये तो CHO का दे रखा है। अब यहां से एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे बेंजीन से जुड़े हुए प्रोटॉन कितने हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले IR डाटा और फिर आपके पास बेंजीन जुड़े हुए प्रोटॉन भी। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन अगर मैं चेक करूंगा तो भाई बेंजीन जुड़े हुए प्रोटॉन एक तो ये रहा 7.6, कितनी बात है 6.5 से 8.5 के बीच में पीक आती है, 6.5 से, एक तो ये रहा, एक मेरे पास यहां पे ये रहा भाई, एक मेरे पास यहां पर ये रहा, ठीक है। ये नॉर्मली 2 ही पीक हमारे पास आ रही है, नॉर्मली 2 ही पीक यहां पे हमारे पास आ रही हैं। अब देखिए यहां पे 9 हर्ट्ज आ रही है, तो इसका मतलब 9 हर्ट्ज अगर जे वैल्यू आ रही है तो कोई यहां पे कोई कपलिंग कांस्टेंट, तो कोई 4J कपलिंग तो नहीं हुई होगी यहां पे 9 हर्ट्ज, क्योंकि 4J कपलिंग होगा तो 1 से 2 के बीच में हर्ट्ज आती है। अगर 4J कपलिंग होती है तो हम कहेंगे 1 से 2 हर्ट्ज में आती है। यहां अगर 9 हर्ट्ज आ रहा है तो इसका मतलब यहां 4J कपलिंग नहीं हुई है। तो ये जो डबलेट होगा ये किसका होगा भाई, 3J कपलिंग का होगा। ये जो डबलेट आ रहा होगा ये किसका आ रहा होगा, 3J कपलिंग का आ रहा होगा। यहां पे देखिए 0.4 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जरूर यहां पे 4J कपलिंग भी हुई होगी, यहां पे जरूर कैसी कपलिंग हुई होगी, 4J कपलिंग हुई होगी। तो यहां क्या लिखा, डबलेट ऑफ डबलेट, और यहां पे क्या लिखा है भाई, यहां पे डबलेट लिखा है। तो इसका मतलब बगल में यहां 3J कपलिंग पे हाइड्रोजन रहा होगा, तभी तो 3J होगी। यहां पे हम 3J चेक करने लगे भाई, यहां पे 3J, ये मेरे पास हाइड्रोजन, यही तो 2 प्रोटॉन है भाई बेंजीन से, जो 2 सिग्नल आ रहे हैं बेंजीन जुड़े हुए के, वो यही है। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो ये तो 4J कपलिंग का है, ये तो 4J कपलिंग बन रही है यहां से। तो वहां 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो 4J कपलिंग है। 4J कपलिंग तो यहां पे एक में हो ही नहीं रही है, तो यहां दोनों में 4J कपलिंग करवाएंगे तभी जाकर के डबलेट बनेगा भाई, तो ये तो हो नहीं सकता। यहां पे बात करें तो ये रहा भाई, ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन, तो 1 2 3, इसका मतलब यहां 3J हो रही है, यहां 3J हो रही है, तो ये हो जाएगा भाई, यहां 3J हो रही है। यहां मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास यहां तो 1 2 सॉरी यहां पे 1 2 3 4 5, या तो 5J तो होगी नहीं, तो ये तो वैसे ही निकट गया। तो यहां पे ये आपका आंसर आ जाएगा, यहां 4J थी, यहां 5J, यहां 3J, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा भाई, यहां पे सी जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी जो होगा दोस्तों ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है कि आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्वेश्चन नंबर 10, 20 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं, 20 क्वेश्चन यहां यूट्यूब के ऊपर डिस्कस होंगे। बचे हुए 30 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करिए भाई, सभी बच्चे इसका आंसर कर दीजिए। बताइए कौन सा यहां पे प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, बोलिए सभी बच्चे, बोलिए सभी बच्चे, बोलिए भाई। चलिए भाई सभी बच्चे बोलिए यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से सभी बच्चे आंसर करिए। क्या कहा है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन द एग्जिबिट द फॉलोइंग, यहाँ पे स्पेक्ट्रल डाटा, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या कहा है? 1730 दे दिया भाई। मैंने कहा आईआर होता है तो सबसे पहले आईआर पे अटैक करिए, सबसे पहले आईआर से एलिमिनेट करने की कोशिश। 1730 दे दिया तो बताइए 1730 किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है। यहाँ पे 1730 किसका होता है भाई? एल्डिहाइड का होता है। 1735 किसका बताया था? यहाँ पे एस्टर का बताया था। तो यहाँ पे आपका एस्टर दे रखा है, देखिए एसी डबल बॉन्ड एस्टर है, तो एस्टर को तो काट दीजिए। यहां पे भी देखिए एस्टर है, ये आपका एस्टर है ना, एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ और यार, तो ये एस्टर ही तो बन गया। तो यहां पे ये भी काट दीजिए भाई, एस्टर बन रहा है। अब यहां पे एल्डिहाइड है और यहां पे भी एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब या तो आंसर सी होगा या फिर डी होगा। यहां पे आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा भाई। ठीक है, यहां पे आंसर क्या होगा? सी होगा या फिर डी होगा। अब देखिए सी और डी में से कैसे एलिमिनेट करोगे भाई? यहां पे अगर सी और डी की बात करते हैं तो यहां पे देखिए क्या कहा है, यहां पे देखिए 6 प्रोटॉन का यहाँ पे 1.102 है सिंगलेट, तो ये 6 प्रोटॉन रहे, सॉरी ये तो एलिमिनेट हो ही चुका है, तो ये 6 प्रोटॉन रहे और ये 6 प्रोटॉन रहे। ठीक है, ये दोनों 6 प्रोटॉन है, तो इसका ये आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 2.8 पे 3 प्रोटॉन का सिंगलेट रहा होगा, 3.8 पे 3 प्रोटॉन का सिंगलेट रहा होगा, तो यही 3 प्रोटॉन है भाई, इसी का सिंगलेट रहा होगा। ये 9.8 तो किसका है? यहां पे CHO का, हाइड्रोजन का है। ये 9.8 तो किसका है? CHO के हाइड्रोजन का। या तो ये मेरे पास मिथाइल हो सकता है या फिर यहां पे ये मिथाइल। अब इसमें से पहचानना है। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, जब मैंने NMR आपको पढ़ाया था क्लास में, तब मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि अगर किसी भी कार्बन के साथ, जैसे ये मिथाइल है और इसके साथ अगर यहां पे कोई CH2 जुड़ा रहेगा, अगर मान लीजिए कोई एल्काइल ग्रुप ही जुड़ा रहता है, तो इस प्रोटॉन की पीक कितनी आएगी? 1 से 2 के बीच में केमिकल शिफ्ट आएगी। अगर इसी मिथाइल के साथ कोई वीक डिसिल्डेड वाला ग्रुप रहेगा, वीक डिसिल्डेड वाला ग्रुप रहेगा, वीक डिसिल्डेड किसको कहेंगे हम? जिसमें यहां पे केमिकल शिफ्ट लेस देन 2 हो, जिसका एडिशन ऑफ केमिकल शिफ्ट कितना हो? लेस देन 2, तो हम इसकी कहेंगे 2 से 3 के बीच में रहा होगा भाई, 2 से 3 के बीच में। और अगर यहां पे CH3 में स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड किसको कहेंगे? जिसका एडिशन 2 या 2 से ज्यादा हो, जिसका एडिशन 2 या 2 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब इस कार्बन, इस जुड़े हुए प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट क्या होगी? 3.5 से 4 या मैं ये कहूं 3 से 4.5, 3 to 4.5 होती है।
3 to 4.5 होती है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए भाई, यहां पे कितनी आ रही है, 2.8 आ रही है। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, 2 से 3 के बीच में है। और 2 से 3 के बीच में किसका एडिशन होता है, जिसका एडिशन लेस देन 2 हो, जिसकी केमिकल शिफ्ट का एडिशन है क्या हो भाई, लेस देन 2 हो, जिसके केमिकल शिफ्ट का एडिशन लेस देन 2। बताइए केमिकल शिफ्ट का एडिशन का लेस देन 2 किसका होता है, यहां पे एक तरफ तो जुड़ा है OR, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, यहां पे 2 होता है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, 2 एडिशन होता है, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग डिसिल्डेड है, तो यहां 3.5 से 3 से 4.5 होना चाहिए। अब यहां सल्फर का कितना जुड़ता है, लगभग 1 से 1.5 तक जुड़ता है, तो यहां पे इसका मतलब ये वीक डिसिल्डेड है, तो आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। आंसर क्या होगा भाई, सी होगा, डी नहीं होगा। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, सी आपके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, सभी बच्चे बोल दीजिए भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या ये बात समझ में आ गई है, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी यहां पर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, यहां पे क्या कहा है भाई, यहां पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन डीकपल्ड सिग्नल दैट विल अपीयर इन 13C NMR फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर। यहां से 13C NMR के सिग्नल बताने आपको कि कितने सिग्नल होंगे, यहां पे ये आपको इंफॉर्मेशन देनी है भाई, ये इंफॉर्मेशन देनी है। आप मुझे बता दीजिए भाई यहां पे कितने सिग्नल होंगे। यहां पे क्वेश्चन 11 है, 20 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस होंगे। बचे हुए क्वेश्चन जो हम करेंगे वहां पे क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन कहां पे डिस्कस करेंगे, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बता दीजिए भाई, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या कहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन डीकपल्ड सिग्नल दैट विल अपीयर इन 13C NMR ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए 13 मैंने कहा, यहां सबसे पहले तो पीवीएस निकाल लीजिए भाई, एक तो पीवीएस ये रही है ना, तो यहां पे दूसरी रही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बचे हुए पार्ट को, 2 पार्ट बन गए, 2 पार्ट में से एक पार्ट को क्या करेंगे भाई, एलिमिनेट कर देंगे। बचे हुए पार्ट को क्या कर लेंगे, उसमें चेक कर लेंगे कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो यहां पे कितने सिग्नल आ गए भाई, 4। ठीक है, यहां पे मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास भाई यहां पे पीवीएस है, ये मेरे पास यहां पे ये इसकी पीवीएस हो जाएगी, यहां से ये मेरे पास कट हो गया, यहां से एक मेरे पास ये आ जाएगी भाई, यहां से ये पीवीएस आ जाएगी ना, यहां से इस कार्बन के थ्रू होती हुई इस कार्बन के थ्रू, फिर इस कार्बन, यहां से यहां, और ये एक मेरे पास यहां बीच से होता हुआ ये आ गया। तो इसमें यहां पे ये पार्ट एलिमिनेट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, ये पार्ट एलिमिनेट, 3 पार्ट एलिमिनेट कर दिया, एक पार्ट को मैंने रख लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक सिग्नल और दूसरा ये रहा, 2 सिग्नल आ जाएंगे। तो यहां पे कितने आ गए, डिफरेंट टाइप कितने हैं, 2 हैं। यहां पे मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये कार्बन चला यहां से, ये मेरे पास यहां से बीच से निकाल दिया, तो यहां पे दूसरा है नहीं, तो यहां पे एक पार्ट को एलिमिनेट कर दिया, एक को रख लिया, तो ये एक सिग्नल, दूसरा यहां पे ये रहा, दूसरा, तीसरा, और ये मेरा 4th। लाइन के ऊपर अगर कोई कार्बन एटम आता है तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे भाई, यहां 4th, और यहां पे क्या हो गया 5th। यहां पे कितने आ गए, 5th आ गए, तो 4 2 5, 4 2 5, डी आपके लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, यहां पे डी जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आपके लिए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आप आंसर कर दीजिए भाई, यहां पे सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा ये आप मुझे बता दीजिए, जल्दी से बोलिए सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करिए। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, सभी बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हो। ये क्वेश्चन सोल्व करिए, यहां पे देखिए ये क्वेश्चन को सोल्व करिए। इस क्वेश्चन में भाई मैंने कहा सब पूरी की पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर होगी। यहां पे ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए भाई, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करते रहिए, सभी बच्चे आंसर करिए। सेकंड दीपांशु, कौन से को बताना है भाई, कौन से को बताना है, यहां पे पिछला बताना है क्या, इसमें क्या, सेकंड में। यहां पे आपके पास देखिए, यहां प्लेन ऑफ, अरे ये मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल बना हुआ है,
सॉरी ये मॉलिक्यूल, तो यहां से आपका एक पीओएस तो यहां से आ जाएगी भाई ये, और एक पीओएस यहां से ये आ जाएगी इस कार्बन को ब्रेक करते हुए ऐसे, यहां से इस कार्बन के साथ ऐसे। ठीक है, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट एलिमिनेट कर दीजिए, एक पार्ट को रख लीजिए, तो एक तो ये कार्बन बन गया, एक ये कार्बन, 2 ही तो हुए, तो 2 सिग्नल आ गए। ठीक है, सारे डाटा सही है भाई। हाँ, जब फर्स्ट डाटा है कि हाँ ये रोंग है भाई, ये रोंग है, ये गलत लिख दिया कि 62.5 गलत है भाई ये। ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन का आपके पास लगभग होगा 2 से 3 के अप्रोक्स है ये लगभग 2 से 3 के अप्रोक्स है, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, हाँ ये गलत है, 62.5 ये गलत है, 2 से 3 है ये 2 से 3 है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इसकी केमिकल शिफ्ट भाई कितनी है, 2 से 3। ठीक है, यहां पे देखिए क्या कहा है, यहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, एग्जिबिट करता है दी फॉलोइंग, यहां पे एनएमआर डाटा ये दे रखे हैं यहां पे। अब देखिए यहां से सबसे पहले मैंने कहा जब भी आपके पास स्ट्रक्चर नहीं हो, ओनली फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, तो वहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मदद लेते हैं। मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आपके पास हो तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मदद लेते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं मिलो तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी में बेंजीन है। यहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मदद लोगे तो यहां पे C8 है। बताइए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला जाता है यहां पे नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस में नंबर ऑफ मोनोवलेंट स्पीसीज, जैसे मोनोवलेंट स्पीसीज बाई 2 प्लस में ट्राईवलेंट बाई 2, प्लस में क्या होता है ट्राईवलेंट स्पीसीज बाई 2, ये होता है। मोनोवलेंट कौन कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, आपका हेलोजन हो सकता है। ट्राईवलेंट कौन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ फॉस्फोरस हो सकता है। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं भाई, यहाँ पे 8 है तो 8 + 1 माइनस में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, मोनोवलेंट कितना हाइड्रोजन है तो 10/2। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, डाईवलेंट है, ट्राईवलेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस में कितना हो गया 5, 9 - 4 आ गया। 4 या 4 से ज्यादा आपके पास अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है तो वहां पे क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। वहां पे क्या होगी भाई, बेंजीन रिंग आपके पास जरूर प्रेजेंट होगी। यहां पे अगर 4 या 4 से ज्यादा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है तो वहां पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब यहां पे हर एक में बेंजीन दे रखा है, तो खास इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया भाई। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने क्या कहा था, अगर आईआर डाटा नहीं दे रखा है तो कंपेयर क्या करेंगे, बेंजीन के यहां सिग्नल कंपेयर करेंगे। तो बेंजीन के सिग्नल कैसे कंपेयर करेंगे भाई, यहां से 6.8 एक तो ये हो गया, ये मेरे पास सेकंड हो गया भाई, 2 मेरे पास यहां पे क्या है, यहां से बेंजीन से जुड़े हुए प्रोटॉन है, क्योंकि 6.5 से 8.5 आती है। तो 2 सिग्नल किस किस में है, देखिए 4 मिथाइक्सी, यहां बेंजाइल अल्कोहल, यहां पे एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखी है भाई 4 पे मिथाइल, और यहां बेंजाइल अल्कोहल एक तो ये दे रखा है। ठीक है, और आपके पास यहां पे एक क्या दे रखा है 4 मिथाइल एनिसोल। अब देखिए यहां पे OH आ गया है तो OH की पीक आनी चाहिए थी, OH की पीक क्या होगी, D2 के साथ एक्सचेंजेबल होना चाहिए था। यहां पे OH से जुड़े हुए इस प्रोटॉन की पीक आनी चाहिए थी, और हम कहते हैं ब्रॉड पीक आती है, हम कहते हैं ये ब्रॉड पीक आएगी, यही तो होगी। यहां पे क्या आएगी, ब्रॉड पीक आएगी भाई। ब्रॉड पीक अगर आएगी और ये मेरे पास OH है तो यहां पे कहीं लिखा ही नहीं है ब्रॉड पीक, तो यहां OH ग्रुप कैसे आ गया भाई, OH तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिनोल में भी OH है, यहां भी OH है, और यहां पर भी OH है, तो आंसर तो आपका यही बच गया, आंसर तो आपका यही बच गया। नहीं पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है भाई, ऐसा नहीं है पोस्टपोन्ड वगैरह नहीं हुआ है। सर नेट और गेट का रिकॉर्डेड कोर्स नहीं शो कर रहा है ऐप पे, हर से शो कर रहा है। अगर यहां कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 8285815185 इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वहीं पर ही अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 8285815185 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके पास OH आ गए हैं, तो OH यहां पे आ गया तो ACD तो वैसे कट गया, बचा कौन 4 मिथाइल एनिसोल। तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल आर शो बाय द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड 18 एनुलिन। यहां पे 18 एनुलिन की कहानी बात की गई है, यहां पे 18 एनुलिन की कहानी की बात की गई है। हर्ष कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, आप कॉल कर लेना मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो वैसे ही कर देते हैं भाई, को फ्रीडम इस पे नहीं देखते। ठीक है, वैसे ही कर देंगे। ठीक है, 8285815185 ठीक है, इस पे कॉल कर लेना, कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत ले, हर्ष कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जो तू चाहता है वो हो जाएगा। चलिए फटाफट बोलिए यहां पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल आर शो बाय द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड 18 एनुलिन बोला गया है। 18 एनुलिन की अगर हम बात करेंगे तो यहां मुझे इतना तो पता है भाई 18 ही हाइड्रोजन होंगे, है ना। 18 एनुलिन होगा तो उसमें 18 हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले यहां पे आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए 18 एनुलिन की। तो ये स्ट्रक्चर होती है भाई 18 एनुलिन की। यहां पे ये स्ट्रक्चर आपकी होती है 18 एनुलिन की, ठीक है। यहां से ये 2 3 4 5 6 8 और 9 और ये 10, ठीक है। कितने कार्बन हो गए यहां से आपके पास, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए भाई। यहां से ये मेरे पास क्या दे रखा है, ये 18 एनुलिन है, ठीक है। अगर ये 18 एनुलिन है तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 18 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये कैसा सिस्टम है भाई, एरोमेटिक सिस्टम है। ये कैसा है, एरोमेटिक सिस्टम है। अगर ये एरोमेटिक सिस्टम है तो मुझे पता है कि भाई एरोमेटिक के अगर इनसाइड में कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, अगर उसके इनसाइड में कोई प्रोटॉन होता है तो वो क्या होते हैं, हाईली डिसिल्डेड प्रोटॉन होते हैं। और अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के आउटसाइड में अगर कोई प्रोटॉन होता है तो वो क्या होते हैं, हाईली सिल्डेड प्रोटॉन होते हैं ना, हाईली डिसिल्डेड प्रोटॉन होते हैं। अगर इनसाइड में होंगे तो सिल्डेड प्रोटॉन होते हैं, आउटसाइड में होंगे तो यहां पे क्या होते हैं, डिसिल्डेड प्रोटॉन। आउटसाइड में डिसिल्डेड, इनसाइड में सिल्डेड प्रोटॉन होते हैं। और जो भी सिल्डेड प्रोटॉन होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कम होती है। तो इनसाइड वाले प्रोटॉन क्या है, सिल्डेड प्रोटॉन है एरोमेटिक कंपाउंड केस में। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है इसमें। तो यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड है तो यहां पे क्या होंगे, अंदर वाले सिल्डेड होंगे और बाहर वाले डिसिल्डेड। तो ये मेरे पास जो प्रोटॉन होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, सिल्डेड प्रोटॉन होंगे ये। और बाहर वाले जितने भी बच गए 12 है, 6 तो अंदर हो गए, बाहर कितने बच गए, 12 है। तो ये जो बचे हुए 12 है मेरे पास जो प्रोटॉन होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, डिसिल्डेड प्रोटॉन होंगे बाहर वाले। यहां रिंग के जो बाहर की तरफ है ये सारे के सारे प्रोटॉन क्या है, डिसिल्डेड है। अंदर वाले क्या है, सिल्डेड है। तो जितने भी अंदर वाले सिल्डेड होंगे तो इनकी एक पीक आएगी, बाहर वालों की एक पीक आएगी। तो यहां पे 12 हाइड्रोजन की तो एक पीक आएगी, एक सिग्नल, और बचे हुए 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल। ये क्या रहेगी, इसकी केमिकल शिफ्ट हाई रहेगी, इनकी केमिकल शिफ्ट लो रहेगी। तो 2 सिग्नल हमें ऑब्जर्व होंगे यहां पे, 1 सिग्नल, 1 सिग्नल, 3 सिग्नल, 2 सिग्नल वाले पे आंसर, 2 सिग्नल वाले पे आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 2 सिग्नल यहां पे आएंगे, एक तो 12 हाइड्रोजन का और एक किसका आएगा, 6 हाइड्रोजन का आएगा। क्लियर है, तो यहां पे सी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, यहां पे यूजिंग द फॉलोइंग 1H NMR स्पेक्ट्रम, यहां पे डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए। मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर यहां पर कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए। ये आप मुझे बता दीजिए भाई स्ट्रक्चर। चलिए सभी बच्चे आंसर करिए। सभी बच्चे बोलिए, यहां पे सभी बच्चे आंसर करिए, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जगन्नाथ कॉल कर लेना 8285815185। जगन्नाथ कॉल कर लेना 8285815185 पे। ठीक है, चलिए यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां से थोड़ा सा अगर आप चेक करोगे तो यहां पे ये तो हमारे पास नॉर्मली टीएमएस का है भाई, है ना।
ये तो हमारे पास 0 पे स्पेक्ट्रम कितना है टीएमएस का, यहां पे एक सिग्नल तो ये आ रहा है ट्रिपलेट, ये तो ट्रिपलेट है। ये कैसा आ रहा है, सेकंड सिग्नल आ रहा है डबलेट, एक ट्रिपलेट आ रहा है, एक मेरे पास यहाँ पे डबलेट आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है भाई, यहाँ पे क्वार्टेट आ रहा है। एक डबलेट है, एक ट्रिपलेट है और एक क्वार्टेट है, 3 सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में चेक करेंगे तो यहाँ पे एक मेरे पास एक सिग्नल, यहाँ पे दूसरा आ गया भाई, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो ये तो हो नहीं सकती है, ये तो हो नहीं सकती है। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया, ये भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 आपके पास है, ये 4 और ये 5, यहाँ पे 5, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे बात करूंगा तो ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यूएस है तो ये मेरे पास 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 3 बताइए, ये मेरे पास 3 सिग्नल है, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिग्नल से ही आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे ये लीजिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है भाई। यहाँ पे इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन द रेशियो ऑफ पीक्स M/Z 146 से 148 और 150, ये आपके सामने भाई दे रखा है। इस क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करना है। क्या दे रखा है, डाइक्लोरोबेंजीन। अगर 2 हेलोजन, यहां पे क्या स्ट्रक्चर है, डाइक्लोरोबेंजीन दे रखा है, और डाइक्लोरोबेंजीन अगर दे रखा है तो यहां पे आपके पास क्या है, 2 क्लोरीन है। अगर 2 हेलोजन आते हैं तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए पीक कितनी कितनी पे आ रही है, यहाँ पे 3 पीक आ रही है। यहाँ पे एक 146 पे, एक 148 पे, और एक मेरे पास यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है भाई, 150 पे। तो यहां पे अगर मैं बात लिखूं इसको तो मैं इसको लिख सकता हूं M/4, यहां पे M/4 लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा, M/2 हो गया, और ये मेरे पास क्या होगी, M पीक होगी। यहां पे अगर ये मास M है तो यहां पे M+2 है, ये M+4 है। अब देखिए यहां पे M कैसे बन सकता है, जब मैं कहूंगा दोनों, मेरा जो क्लोरीन होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे नेचर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो किस में आते हैं भाई, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन 35 लगभग 75%, और यहां पे जो मेरा क्लोरीन 37 होता है ये 25 है। तो अगर मैं रेशियो लिखूंगा तो यहां 3:1 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नेचर में अगर 100% कोई चीज निकल रही है तो उसमें 100% क्लोरीन में 35 तो 25% रहेगा, और 30 यहाँ 37 वाला तो 25, और यहाँ 35 क्लोरीन वाला 75% यहाँ पे हमें मिलती है नेचुरल अबंडेंस से। तो यहाँ या रिलेटिव अबंडेंस हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ रिलेटिव अबंडेंस हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, 3:1। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, दोनों जो मेरे पास 2 क्लोरीन है वो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे भाई, 35 क्लोरीन में रहेंगे। यहां पे 148 कैसे बन सकता है, जब दोनों में से कोई एक क्लोरीन क्या हो जाए, दोनों में से कोई एक क्लोरीन 37 हो जाए। तो अगर मैंने कहा अब एक बार मेरा फर्स्ट जो क्लोरीन है वो 37 हो सकता है, दूसरा क्लोरीन 35 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सेकंड, अभी इसमें पहला क्लोरीन 37 था, इसमें क्या हो सकता है सेकंड क्लोरीन 37 हो सकता है, पहला वाला 35। तो ये भी तो 148 ही बताएगा, ये भी 148। 150 कब होगा, जब मेरे दोनों के दोनों क्लोरीन क्या हो जाए, 37 हो जाए, दोनों के दोनों क्लोरीन क्या हो जाए भाई, 37 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब देखिए 35 वाले का कितना रेशियो है, 3 है, 37 वाले का 1 है, ये भी 3 है भाई, ये भी 3 है, यहां पे इसका भी वैल्यू 3 है। तो यहां 3 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कर देंगे 9 आ गया। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो कितना आ गया, 9 आ गया। इसकी मैं बात करूंगा तो यहां पे कितना है, ये 37 वाले कितनी इंटेंसिटी है, 1, यहां पे 35 वाले की 3, तो यहां 1 इंटू में 3 आ गया, प्लस यहां पे प्लस, इसके लिए निकालूंगा तो ये 3 और ये 1, तो यहां 3 इंटू में 1, तो यहां कितना आ गया भाई, 6 आ गया। 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें दोनों 37 है तो यहां इसके लिए भी 1 हो गया, इसके लिए भी 1 हो गया, तो 1 इंटू में 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो इंटेंसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, 9:6:1, ये इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा। कौन सा, डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, डी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई हैं, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, डी आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई है और इसमें एक डाटा दे रखा आपको पास IR का। यहां पे क्या कहा है, 1765 किसका होता है, एस्टर का होता है भाई, बताया था। ये 1735 नॉर्मली क्या होता है, एक एस्टर का होता है 1735। अगर 1735 ये किसका था, एसाइक्लिक एस्टर का होता है, ये किसके लिए होता है, एसाइक्लिक एस्टर के लिए होता है। अगर वो साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक से साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो लगभग 30 से 20 to 30 तक इंक्रीज हो जाता है।
20 से 30, ये मैं क्लास के अंदर करवाया था कि एसाइक्लिक से अगर साइक्लिक की तरफ कन्वर्ट हो जाता है तो लगभग 20 से 30 की तरफ यहाँ पे इतना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये 1765 दे रखा है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे साइक्लिक एस्टर होना चाहिए। साइक्लिक एस्टर एक ही ऑप्शन में और किसी में भी नहीं है, और किसी में भी नहीं है। यहां पे देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, इसकी कितनी होगी 1690 के अप्रोक्स होता है। यहां पे एसिड है, एसिड कितना होता है 1710 के अप्रोक्स होता है। यहां पे कीटोन अल्फा बीटा दोनों अल्फा बीटा है, तो यहां 1690 के अप्रोक्स होगा। यहां पे एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड कितना होता है 1725 के अप्रोक्स होता है भाई। यहां पे कीटोन दे रखा है अल्फा बीटा का 1690 के अप्रोक्स होगा। यहां पे साइक्लिक एस्टर दे रखा है 1750 से ऊपर होगा, ग्रेटर देन 1750। तो ये आंसर हो जाएगा डी। बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ डी आपके लिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कई बार क्या करता है आईआर के डाटा दे देता है और उससे रिएक्शन करवा देता है। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट आईआर के डाटा जो होता है वो बहुत सारे ऑप्शन, मतलब जो भी ऑप्शन है उनमें से एक दो को तो जरूर एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पे तो तीनों ही एलिमिनेट कर दिए, देखिए तीनों ही एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस होंगे और बचे भी 30 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर होंगे। ठीक है, जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 99 का कोर्स है भाई, 99 का कोर्स है। ठीक है, 99 रुपए का कोर्स है। जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इसमें आपको 2000 क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे, 2000 क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे। लगभग आपको 1000 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, 1000 के करीब यहाँ क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं भाई, 1000 के अप्रोक्स यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। हाँ यहां पे देखिए आपके पास क्या है साइक्लिक एस्टर है, यही अभी बताया था कि जब भी साइक्लिक एस्टर आ जाता है तो ग्रेटर देन 1750 पर सेंटीमीटर आएगा, ग्रेटर देन 1750। कौन सा ये 1730 गलत है, ये 1690 गलत है। अभी तो बताया था साइक्लिक एस्टर अगर आता है तो ग्रेटर देन 1750 आएगा। यही आपके पास हो गया ये 1770 वाला, ये 1770, क्योंकि 1810 तो बहुत ज्यादा चला जाता है, मैंने कहा 20-30 तक बढ़ता है। तो ये तो कितना हो गया लगभग यहाँ पे 1735 से 1810 कितना होगा लगभग 65 बढ़ गया। तो इतना तो यहाँ पे नहीं बढ़ पाता है, यहाँ पे 20 से 30 तक बढ़ जाता है। तो यहाँ 1770 आपका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। देखिए यहां पे समझ में आ गई, बी आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। यहां क्या कहा है, दी एब्जॉर्प्शन द लैम्ब्डा मैक्स 279 नैनोमीटर यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज ड्यू टू। यूवी स्पेक्ट्रम में यहां 279 नैनोमीटर पर है। यहां पे आपके पास एक पीक आती है, यहां पे एक ट्रांजिशन एक जनरेट होता है, या मैं कहूं एक ट्रांजिशन यहां पर आता है। तो यहां पे आपके पास पूछा गया वो ट्रांजिशन किसकी वजह से आता है। तो देखिए कोई भी मेरे पास अगर एसीटोन होता है, यहां क्या दे रखा भाई एसीटोन, अगर एसीटोन दे रखा है तो एसीटोन किसकी वजह से आएगा। एसीटोन में देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एसीटोन में क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसका पाई स्टार भी होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी होगा। तो देखिए यहां पे आपके पास किसकी वजह से आएगा भाई, यहां पे सिग्मा है। ठीक है, एक मेरे पास यहां पे पाई बॉन्ड होगा, एक मेरे पास यहां पे नॉन बॉन्डिंग होगा, एक मेरे पास यहां पे पाई स्टार होगा, एक मेरे पास यहां पे सिग्मा स्टार होगा। राइट, तो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार वाले यहां ट्रांजिशन कर जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसके लैम्ब्डा मैक्स ज्यादा होगा भाई। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार मतलब बी आपके लिए करेक्ट आंसर है। यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है लोन पेयर और पाई स्टार भी है, क्योंकि पाई बॉन्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहां पर भी बी आपके लिए क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे बता दीजिए, फटाफट से आंसर करिए यहां पे, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस होंगे भाई, यूट्यूब के ऊपर 20 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे 30 वो हम क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें भाई। ठीक है, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और बताइए यहां पे करेक्ट आपके लिए आंसर क्या होगा। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें।
सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहें, फटाफट करिए। करिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। डी आंसर बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉल्स पूछा है। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ट्रू दे देता है या फॉल्स पूछ लेता है आपके पास स्टेटमेंट, और आप ट्रू के ऊपर टिक्का कर देते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट को जरूर पढ़ लिया करो भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा, बेस आयन पीक इज सिंपली कीटोन इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड इन एसाइलिनियम आयन। बिल्कुल सही बात है, जितने भी मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ये सभी के सभी में मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट से बेस आयन पीक बनती है। यहां से क्या बनती है, बेस आयन पीक जो होती है मैक्लोफर्टी से बनती है, ठीक है। बट यहां पे आपके पास क्या दे रखा है भाई, यहां पे कीटोन, सिंपल कीटोन दे रखा है, और सिंपल कीटोन अगर होगा तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे मैक्लोफर्टी से बेस आयन पीक आएगी, तो इसका जो बेस आयन पीक बनेगा वो यहां एसाइलिनियम आयन बनेगा। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बेस आयन पीक किसको कहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो। मोलिकुलर आयन पीक किसको कहते हैं, जिसकी मास सबसे ज्यादा हो, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या कहती है, मोलिकुलर आयन पीक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यहां पे अल्फा CH रेडियली अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ टू एल्कीन रेडियली स्टेबल इनोल रेडिकल कैटायन। जब मैं मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट करवाता हूं तो उसमें पहले क्या बनती है, इनोल, और इनोल टोटोमराइज होकर के कीटो बनता है। जैसे यहां पे ये मान लीजिए मेरे पास यहां ग्रुप है, तो यहां पे ये मेरे पास यहां से मैक्लोफर्टी होगा, पहले रेडिकल केटायन बनेगा, रेडिकल केटायन, फिर यहां से H रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बोलिए भाई। तो यहां से H रेडिकल इस केटायन के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये केटायन बच जाएगा। तो यहां से क्ली होगा, यहां से क्ली होगा तो क्या बन जाएगा, यहां मेरे पास ऑक्सीजन, यहां रेडिकल केटायन, और यहां पे रेडिकल। अब यहां से ये मेरे पास गया, तो यहां से अगर ये चला गया तो यहां क्या आ गया, OH। OH के पास क्या बन गया, रेडिकल और केटायन। इसी रेडिकल केटायन को मैं बाहर की तरफ भी लिख सकता हूं, बाहर की तरफ भी लिख दूंगा भाई यहां से। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म बन गई, रेडिकल, और बाद में टोटोमराइज होकर के किस में आता है, कीटोन में। तो यहां से बाद में टोटोमराइज होकर के किस में आएगा, कीटोन में। तो यहां पे ये स्टेबल इनोल रेडिकल केटायन बनता है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आगे क्या कर रहा है, दी, यहां दी है भाई, दी मोलिकुलर आयन पीक ऑफ सम अल्कोहल इज वेरी वीक, इज रेडियली लॉस्ट एन अल्काइल रेडिकल गिव देता है रेडियली स्टेबल ऑक्सीजनियम आयन। बिल्कुल सही बात है। यहां पे कुछ जो मेरे पास अल्कोहल होते हैं, कुछ अल्कोहल मतलब ट्रसरी अल्कोहल होते हैं, उसमें तो मोलिकुलर आयन पीक शो ही नहीं करती है, इतनी वीक होती है कि उसकी मोलिकुलर आयन पीक हमें ऑब्जर्व तक नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट हो जाती है कि यहां पे मेरे पास जैसे ट्रसरी अल्कोहल हो गई, प्राइमरी अल्कोहल हो गई, सेकेंडरी अल्कोहल हो गई, इनमें बहुत ही वीक इंटेंसिटी की मोलिकुलर पीक आयन ऑब्जर्व होती है। ट्रसरी अल्कोहल तक पहुंचते पहुंचते तो इतनी हो जाती है कि वहां पे मोलिकुलर पीक आयन पीक ही हमें ऑब्जर्व तक नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा गई है। नेक्स्ट क्या कहा है, स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एल्कीन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द लो रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। यहां पे गलत कैसे कह रहा है, मैं समझा देता हूं भाई, बिल्कुल गलत कैसे बोल रहा है। यहां पे कहा है मेरे पास एल्कीन, एल्कीन को कह रहा है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास एक लीनियर एल्कीन लिया, जैसे मैंने यहां पे एक लीनियर एल्कीन ले लिया ये, और इस एल्कीन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करवाई, तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, रेडिकल केटायन बन जाएगा। यहां से रेडिकल केटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सबसे पहले जैसे ही रेडिकल केटायन बनता है तो यहां पे ये CH3 लॉस करता है। अगर मेरे पास यहां पे लीनियर एल्कीन होगी, लीनियर एल्कीन होगी, तो यहां सबसे पहले मिथाइल का लॉस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, केटायन। जैसे ये CH3 रेडिकल निकल गया, यहां से CH3 रेडिकल है जो एक रेडिकल था, और केटायन इसके पास रह गया। यहां पे केटायन जो था, कितने कार्बन बच गए, 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4, ये मेरे पास केटायन बच गए। अब यहां से 15 का लॉस हुआ है, यहां पे CH3 का मास कितना है, 15 का लॉस हुआ है। अब यहां से ये निकलेगा तो यहां पे क्या होगा, 14 का लॉस होगा। यहां पे कार्बन निकलेगी भाई, तो ये 14 का लॉस हो जाएगा, तो यहां पे केटायन आ जाएगा। फिर से आपका यहां पे क्या निकलेगा, 14 का लॉस, कार्बन का लॉस होगा, तो फिर से यहां पे भी 14 का लॉस हुआ, यहां पे भी 14 का लॉस हुआ, यहां से भी बच गया ये मेरे पास आ गया। फिर से आपके पास यहां से ये निकलेगा, तो यहां से फिर से कार्बन निकली, तो आपके पास फिर से CH3 केटायन बना। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, फर्स्ट जब मेरे पास लीनियर एल्कीन होती है तो सबसे पहले तो यहां 15 का लॉस होता है, देन उसके बाद 14 14 14 का लॉस होता जाता है। बट अगर ब्रांच एल्कीन ले लूं तो क्या होगा,
अगर मैं इसी में ही ब्रांच एल्केन ले लूं, यहां पे कितने कार्बन का था भाई यहां पे, क्योंकि कह रहा है स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक है। आइसोमेरिक कौन से होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। कितने कार्बन लिए? 2 4 6। यहां पे 6 कार्बन मैंने ले लिए, 6 कार्बन लिए, तो मान लीजिए 6 कार्बन का एक मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैंने ले लिया। अब ये मेरे पास क्या है? यहां पे ब्रांच है, ब्रांच स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का, ब्रांच है यहां पे। तो ब्रांच होगा तो सबसे पहले यहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होगी तो यहां पे क्या बना? रेडिकल कैटायन बन गया भाई। अब यहां से वहां से बॉन्ड क्लीव करता है जहां से मोस्ट स्टेबल कैटायन और रेडिकल का फॉर्मेशन हो। अब बॉन्ड जो क्लीव करेगा ये वहां से क्लीव करेगा जहां से मोस्ट स्टेबल रेडिकल और कैटायन। तो ये जो रेडिकल कैटायन है इसको कहां से क्लीव करेगा? यहां से क्लीव करेगा। तो इधर तो मेरा कैटायन आ गया और इधर तो मेरे पास यहां पे क्या था? कैटायन। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये मेरा कैटायन बन गया, प्लस में ये मेरा पास क्या बने? रेडिकल। ये कैटायन मोर स्टेबल है, यहां पे मोर स्टेबल कैटायन है। तो देखिए यहां पे तो अलग मेरे पास उसी 6 कार्बन का अलग यहां पे पीक आएंगे, ऑब्जर्व होंगी, और यहां पे मेरे पास अलग ऑब्जर्व हो रही थी। तो यहां आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक होगा, लीनियर हो गया और ब्रांच हो गया, दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है बाई मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। जबकि यहां पे कह रहा है कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। यहां पे रॉन्ग ही पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो डी आपके लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा भाई? यहां पे आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको बोला गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किसका यहां पे प्रेफरेंस सबसे पहले लॉस कौन होगा? अल्फा क्लीवेजिंग। यहां पे क्या कहा है? अल्फा क्लीवेजिंग के लिए सबसे पहले लॉस कौन होगा? अल्फा क्लीवेजिंग के लिए सबसे पहले यहां पर लॉस कौन होगा? ये आपको पूछा गया है भाई। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसके बाद 21 से 50 के क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे, 21 to 50 जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर होंगे। क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे, ठीक है? क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर डिस्कस होंगे 21 से 50। तो यहाँ पे आपके पास हर रोज 50 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, यहाँ 20 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जब भी हम टर्सरी अल्कोहल में यहाँ पे ये अल्फा है, तो इस अल्फा क्लीवेजिंग की बात करें तो एक बार यहाँ पे ये क्लीवेज हो सकता है भाई C3H7, एक बार इथाइल क्लीवेज हो सकता है, एक बार मिथाइल। तो सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि रेट किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना जितनी लॉन्ग चेन होती है, जितनी लॉन्ग चेन होती है वो पहले क्लीवेज होती है। लॉन्ग चेन मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो पहले क्लीवेज होगी, जितने कम एल्काइल ग्रुप होंगे वो बाद में क्लीवेज होगी। सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप कहां है? C3H7 में 3 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है। तो रेट क्या हो जाएगी? C3H7 में तो सबसे ज्यादा होगी, फिर C2H5 वाले में 2 कार्बन, और जहां सबसे कम कार्बन होंगे वहां सबसे कम रेट हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ एल्काइल मतलब जितनी लॉन्ग चेन बनेगी एल्काइल ग्रुप की उतनी ही उसकी रेट ज्यादा होती है, जितनी छोटी एल्काइल चेन होगी उसकी रेट उतनी ही कम होगी। तो यहां पे ये आपका आंसर हो जाएगा बी। यहां से क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो हम यहां पे नेक्स्ट क्लास में यहां पे क्वांटा केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। कितने बजे भाई? 9:30 बजे से 9:30 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप सभी बच्चे पहुंच जाना है। 9:30 क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, 9:30 PM पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो गए हैं भाई। जैम के जिस भी बच्चे को जैम में एडमिशन लेना है, नेट में या गेट में, नेट में या गेट में किसी भी बच्चे को एडमिशन अगर लेना है तो यहाँ पे आपके बैच स्टार्ट हो रखे हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 8285815185 इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को जेम नेट गेट में एडमिशन लेना है तो वो ले सकते हैं एडमिशन 8285815185 पे। और अगर किसी बच्चे को इसी कोर्स में इनरोल होना है तो क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर जाकर के भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। ये जो कोर्स चल रहा है वो 99 रुपए का चल रहा है, 99 रुपए का, ठीक है। आप जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हो। तो ये सारी कहानी थी। बची हुई जो सारी कहानी हम कहां पे डिस्कस करेंगे, हाँ यहाँ पे भाई क्यों होता है उसका रीजन आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से है, ठीक है। उसका सोनी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से, बल्कि ग्रुप नहीं, लॉन्ग चेन आपके पास एल्काइल ग्रुप होगी उतनी जल्दी वो क्या करेगा, वहां पे क्लीवेज होता है। तो यहां पे वो किससे रिलेशन है, वो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से है, वो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से, सोनी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का,
ठीक है, तो यहाँ पे आप 9:30 बजे हम मिलेंगे, 9:30 PM पे मिलेंगे। 21 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे 50 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहाँ पे? क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप पे। जिसने भी ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो 99 रुपए का कोर्स आप परचेज कर सकते हो। मिलते हैं 9:30 बजे, सभी बच्चे तैयार रहें। थैंक यू सो मच। ऐप वाली PDF डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? वहां से आप अंकित डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है, वहां पे डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। वो डाउनलोडिंग का वहां पे ऑप्शन क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक, तो आप वहां से डायरेक्टली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वहां से खोल लेना, जब भी आप मान लीजिए क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वहां पे डायरेक्टली खोल लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, सदा आगे बढ़ते रहे। गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। 9:30 बजे सभी बच्चे आ जाना भाई, ठीक है, बाय।